हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, बिल्कुल एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और हमारे न्यू सिलेबस में जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न है, जो न्यू सिलेबस है, उसमें ये है चैप्टर 4। ठीक है। और पुराने सिलेबस में या जो पुराना बुक होगा उसमें ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 3 जिसका नाम था जनसंख्या विघटन, जनसंख्या संगठन शायद या विघटन जो भी था, उसको हटा दिया गया है। चूँकि हटा दिया गया है इसलिए मैंने भी देखा नहीं बहुत अच्छे से, तो उस चैप्टर को हटा दिया गया है और जो है इसको चैप्टर 4 में दे दिया गया। पुराना बुक में चैप्टर 4 में है, लेकिन हम पुराने बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम नए बुक और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और यदि आपको कन्फर्म करना है तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो मैंने इसका सिलेबस का वीडियो भी बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये सेशन जो है उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 12th में है और जिनका सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है और 2024 में जो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। कंडीशन इतनी है कि हिंदी माध्यम के बच्चे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम जो राज्य है, मैक्सिमम स्टेट, ये सभी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और बहुत ही दुख की बात है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन को, ना ही लाइक कर रहे हैं। जो शेयर नहीं कर रहे हैं इसी वजह से बच्चे देख नहीं रहे हैं, कम देख रहे हैं। मैंने आपको बार-बार कहा है कि किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना मत रखिए मन में। अगर यहाँ पे 100% बच्चे बैठेंगे किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, तो उनके पास होने की संभावना 100% है। यहाँ पे सीट फिक्स नहीं है कि आपका कोई सीट ले जाएगा। इसलिए सेशन को शेयर ज़रूर करिए, दूसरों को रिकमेंड करिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके और नए-नए लोग आएँगे तो नए-नए कमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए और नए-नए कंटेंट लेकर के आऊँगा और मतलब जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए रिकमेंड ज़रूर करिए बच्चों को, शेयर ज़रूर कीजिए। सेशन कैसे चल रहा है ये सभी आपको पता है कि जो डे है, एक दिन चलती है ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो आज जो है मंडे है और मंडे के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से ज्योग्राफी हमारी होनी है। और इसका जो टाइम है ये 8 बजे है, 8 बजे शाम में ज्योग्राफी की क्लास चलती है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 8 बजे शाम में। भूगोल बुक 1 3 किताब है, जिसमें से एक प्रैक्टिकल के लिए है और 2 थ्योरी के लिए है। थ्योरी वाली बुक है जो बुक 1 से 35 नंबर का पूछा जाएगा, बुक 2 से 35 नंबर का पूछा जाएगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। बुक 1 चैप्टर 4 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस जो शेड्यूल है ये पता चल गया होगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जॉइन कर लीजिए। जो नोटिफ़िकेशन है ये भी यहाँ पे मिल जाएगा और कुछ इम्पोर्टेंट जो सूचनाएँ होती हैं ये मैं भी आपको वहाँ पे दे दूँगा और साथ ही साथ क्लास का भी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। या किसी दिन क्लास नहीं होती है किसी दिन पहले हो गई, बाद में होगी, अगर टाइम वगैरह इधर-उधर करना हो गया तो मैं सारा नोटिफ़िकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। उसके बाद जो मैंने कहा था आपको कमेंट करने के लिए, सिर्फ़ 4 या 5 बच्चे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? 4 या 5 बच्चे जो हैं ये इंटरेस्टेड दिख रहे हैं कि लाइव क्लास में। तो एक बात बताइए, 4 या 5 बच्चों को पढ़ाने में मुझे कितना मज़ा आने वाला है? अ, कितना मज़ा आएगा, जबकि मैं कहूँ कम से कम 30-40 बच्चे तो होने चाहिए जिससे मैं लाइव क्लास ले सकूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं मैं मेहनत नहीं करता, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपसे भी मैं मेहनत करवाना चाहता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी मतलब इसका बेनिफिट मिल सके, सेशन का लाभ मिल सके। 40-50 या 30 कमेंट करवाइए और कमेंट में लाइव क्लास होना चाहिए, मैं लाइव क्लास देने लग जाऊँगा, ठीक है? 4-5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, मुझे लिटरली मज़ा नहीं आएगा। 10 से ऊपर होंगे तो मैं एक बार ज़रूर सोचूँगा, ठीक है? चलिए मैं 10 ले आया, 50 से मैं 10 ले आया, तो 10 से ऊपर अगर हुए तो मैं ज़रूर सोचूँगा इसके लिए कि मुझे लाइव क्लास देना है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या-क्या है? हमें 3-4 जो शब्द है उसकी परिभाषा जाननी है। कौन-कौन सी परिभाषा जाननी है? कि मानव क्रियाएँ क्या होती है? हम आप अगर कोई क्रिया करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उस कार्य की क्या परिभाषा होती है? मानव क्रिया की क्या परिभाषा होती है? उसी में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएँ, इसकी क्या परिभाषा होती है? यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, आय से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं में ही जो बहुत सारे प्रकार हैं, इसके 4 प्रकार हैं। इसमें से इस चैप्टर का नाम ही है प्राथमिक क्रियाएँ, तो हमारा सारा का सारा फ़ोकस होने वाला है। इसका जो पहला प्रकार है प्राथमिक क्रियाएँ, इसी पे।
और इसी इसी के अंतर्गत हम लोग इसकी परिभाषा भी देखने वाले हैं और जो भी चीजें होंगी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पशुचारण। पशुचारण क्या होता है? लिटरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब जनरली कि पशुचारण क्या होता है। पशु को जैसे गाँव घर में चराना बोलते हैं, इसी को हम एक ज्योग्राफी के लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। चलवासी पशु क्या होता है, पशुचारण क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर कृषि पढ़ेंगे और उसके प्रकार क्या-क्या होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, डेयरी कृषि, स्थानांतरण कृषि, इस सब के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और भी कई प्रकार की कृषि है, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। खनन क्या होता है, इसकी भी परिभाषा देखेंगे। खनन के कार्य को वो कौन-कौन से कारक हैं जो इसके कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और खनन की विधियाँ क्या है, यानी कि कहीं पे अगर खनन कार्य हो रहा है तो उसके उस खनन कार्य के लिए कौन-कौन से नियम हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और ये जो लास्ट है खनन वाला जो चैप्टर है, ये लास्ट हो जाएगा। खनन वाला जो टॉपिक खत्म होगा तो चैप्टर लास्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लिटरली आप लोग सही में बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा कमेंट करके कि क्या इस तरह से कोई डिस्कस करता है क्या? इस तरह से कोई एफर्ट लगाता है कि इस अध्याय में आपको क्या पढ़ाऊँगा मैं, कैसे-कैसे पढ़ाने वाला हूँ? कौन डिस्कस करता है? लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद वो अपने बेनिफिट के लिए कहते हैं, "चलो आओ हमारा क्लास जॉइन कर लो, हमारा कोर्स जॉइन कर लो।" फ्री में आपको कौन पढ़ा रहा है, मुझे ये बताइएगा। इसीलिए इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि मैं मेहनत करता हूँ और थोड़ा-सा साथ अगर आप लोग देंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे साथ लेकर हमें चलना है और बहुत ही अच्छे से आपका मैं 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूँ। और मैंने ये भी कहा है कि अगर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है मुझसे, तो आप कमेंट करिए कि सर इकोनॉमिक्स की भी क्लास शुरू कीजिए। चाहे जितने भी बच्चे देख रहे हों, मैं उन सभी से क कहता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो लिखिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैं आपको इकोनॉमिक्स की भी क्लास दूँगा इसमें। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने पहले टॉपिक परिभाषा की तरफ चलते हैं। मानव क्रियाएँ क्या होती है? जैसे हम या आप अपनी जीविका चलाने के लिए जो पार्ट आपको ढक रहा होगा मेरे पिक्चर से, वो आई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो हम या आप अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, उस सभी को मानव क्रियाएँ कहते हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा तो आप ऑलरेडी समझ समझ जाएँगे। जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का एकत्रीकरण, फल-फूल हो गया, लकड़ी हो गया, कंद-मूल हो गया, इस सब का एकत्रीकरण। आखेट यानी कि शिकार करना, ठीक है? इससे हमारी आजीविका चलती है। पशुचारण, जो पशुपालन हम लोग करते हैं। पशुचारण अलग है, पशुपालन अलग है, ये दोनों अलग-अलग टर्म है। जब पशुचारण मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं इस बात को क्लियर कर दूँगा। उसके बाद मछली पकड़ना, कृषि करना, उद्योग, खनन, ये सभी कार्य से क्या होता है कि हमारी आजीविका चलती है, जिस पे हम डिपेंड रहते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, ये सभी मानव क्रियाएँ हैं, मानवों के द्वारा की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है, इसकी भी परिभाषा देखेंगे। मानव जितने भी क्रियाकलाप करता है, हम या आप जितने भी क्रियाकलाप करते हैं और उन क्रियाकलापों से आमदनी होनी चाहिए, आय होने चाहिए, तो ये सारे क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आ जाएँगे। शिकार करना जनरली जो इल्लीगल हो गया है, अभी भारत सरकार ने इल्लीगल कर रखा है, तो बहुत सारे लोग शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनके जो खाल होते हैं, ये बेच लेते हैं। पशुचारण से भी होता है, मछली पकड़ना, मछली को भी व्यवसाय के रूप में देखा जाने लग गया है। एग्रीकल्चर को भी व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है, जिसको व्यावसायिक कृषि कहते हैं। उद्योग है, खनन है, तो ये सभी क्या होता है, इस सभी समय इनकम होता है, आय होता है और ये सभी जो आय के साधन हैं, इस सभी को आर्थिक क्रियाएँ कहा जाएगा। इस सभी को आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो 2 शब्द हैं, जो 2 परिभाषाएँ हैं, कौन-कौन सी मानव क्रियाएँ क्या होती है और आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, ये कितने प्रकार की होती है और उसी में एक प्रकार है प्राथमिक क्रियाएँ, ठीक है? उसी में एक प्रकार है प्राथमिक क्रियाएँ। मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाएँ जो होती है 4 प्रकार की होती हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के जो प्रकार है, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं आर्थिक क्रियाएँ। कौन-कौन सी होती हैं? पहला है प्राथमिक क्रियाएँ। पहला क्या है? प्राथमिक क्रियाएँ।
इस चैप्टर का पूरा जो फोकस रहने वाला है प्राकृतिक क्रियाएं पे रहने वाला है। इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो पूरा फोकस रहेगा द्वितीय क्रियाएं पे रहने वाला है। उससे अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से इन दोनों क्रियाओं पे फोकस रहने वाला है। हालाँकि आर्थिक क्रियाओं के 4 अलग-अलग प्रकार होते हैं, लेकिन जो अभी से अगर मैं इस चैप्टर को एक मानूँ, तो जो तीसरा चैप्टर होगा उसमें हम दोनों क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन-कौन से? तृतीयक क्रियाएँ और चतुर्थ क्रियाएँ, इस सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी चैप्टर में क्लियर भी करेंगे काफ़ी अच्छे से कि द्वितीय क्रियाएँ क्या होती है, तृतीयक क्रियाएँ क्या होती है, उसके बाद चतुर्थ क्रियाएँ क्या होती है, ये सब उसी चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो जो अगले चैप्टर में हमें पढ़ना ही है, तो पूरा डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब जस्ट अ वेट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो प्राथमिक क्रियाएँ हैं। पहला ही हमें पढ़ना है प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, तो इससे रिलेटेड इसकी क्या परिभाषाएँ हैं, इस सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो प्राथमिक क्रियाएँ हैं, वे सभी क्रियाएँ जिनके द्वारा, ठीक है, मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि मानव क्रियाएँ करेगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा एक साइड से, तो मैं अपने आप को हाइड करता हूँ, ठीक है? मानव क्या होता है कि बहुत सारी क्रियाएँ करता है, ठीक है? और उन क्रियाओं को करने में प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करता है, कभी नहीं करता है। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वैसी क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएँ कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन का होना ज़रूरी है, बिना प्राकृतिक संसाधन के इसकी परिभाषा जो है ये अधूरी हो जाएगी, इसलिए इसमें प्राकृतिक संसाधन को ऐड किया जाना चाहिए। जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक क्रियाएँ हैं, प्रमुख प्राथमिक क्रियाएँ हैं, इसको आप प्राकृतिक क्रियाएँ भी कह सकते हैं या इसको प्राथमिक क्रियाएँ भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको प्राकृतिक क्रियाएँ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हुआ है, इसलिए इसको प्राकृतिक क्रियाएँ भी कहते हैं और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, इसलिए इसको प्राथमिक क्रिया भी कह सकते हैं। तो यानी कि इसको जो अगर मैं टॉपिक दूं यहाँ पे, तो प्रमुख प्राकृतिक या प्राथमिक क्रियाएं ऐसे हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? आखेट यानी कि शिकार करना, भोजन संग्रह करना, फल कह सकते हैं, कंदमूल कह सकते हैं, ये सब कृषि, लकड़ी काटना, ये सब प्राकृतिक क्रियाएं या प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आ जाएगा। मछली पकड़ना, खनन करना, पशुचारण, पशुओं को चराना, मवेशियों को चराना, ये सभी क्या हो जाएँगे? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हो जाएँगे। लेकिन जो मुख्य रूप से जो 2 क्रियाएँ हैं, 2 प्राथमिक क्रियाएँ, आखेट यानी कि शिकार और भोजन संग्रह, यह बहुत ही प्राचीनतम प्राकृतिक क्रियाएँ हैं। इतनी प्राचीनतम क्रियाएँ हैं कि कह सकते हैं कि आदिम काल की क्रियाएँ हैं ये। आदिम काल की प्राथमिक क्रियाएँ हैं ये। आदिम काल की प्राथमिक क्रियाएँ हैं। उसी समय से चलता आ रहा है। ये दोनों क्रियाएँ खासकर बाद में जाकर के जैसे-जैसे आदिम मानव का विकास होता गया, तो फिर एग्रीकल्चर उसमें ऐड हुआ, फिर उसमें लकड़ी को काटने के लिए उन्होंने अ, औजार बनाए, उसके बाद उन्होंने मछली पकड़ना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने खनन करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने पशुओं को पालना, उसको चराना शुरू कर दिया। तो ये धीरे-धीरे बाद में जाके विकास हुआ है, तब ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आदिम काल की बात करें, बहुत ही पहले की बात करें, जिस समय मानव का विकास नहीं हुआ था, मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय मानव जीवन निर्वहन के लिए, जीवित रहने के लिए 2 चीज़ें किया करता था। एक तो पशुओं का शिकार किया करता था और दूसरा पशु-पक्षियों का, और दूसरा भोजन संग्रह किया करता था। यह जो प्राचीनतम ज्ञात क्रिया है, इसका कारण क्या था? ऐसा करने का रीज़न क्या-क्या था? और देखिए इसमें रीज़न भी है, विशेषताएँ भी हैं और इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। ये 4 पॉइंट में सभी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ कि कहाँ-कहाँ होता था, ठीक है? अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ, तो ये क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। अति शीत एवं अति गर्म प्रदेशों में, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, वहाँ पे होता था। पहले के समय में ये दोनों क्रियाएँ ही क्यों होती थी? क्योंकि जो तकनीकी ज्ञान था, यह बहुत ही न्यूनतम था। टेक्नोलॉजी या इसी को हिंदी में प्रौद्योगिकी कहते हैं, ये इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। जो शिकार करने के जो हथियार थे, ये कहीं न कहीं लकड़ी के बने होते थे। पत्थरों को घिस-घिस कर बनाया जाता था। तीर कमानों के द्वारा शिकार किया जाता था, तो इसलिए न्यूनतम तकनीकी था। आज के समय में
कह सकते हैं कि एक से एक आधुनिक हथियार आ गए हैं, बंदूकें आ गई हैं, जाल वगैरह आ गए हैं जिसको बिछा करके शिकार को फँसाया जाता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे तकनीकों का विकास हो गया जिससे पशुओं को आसानी से शिकार किया जा सकता है। उसके बाद भोजन अधिशेष नहीं रहता था, यानी कि शिकार करने की जो गति थी कम थी। एक दिन में मानव कितना शिकार करता? 1, 2, 5, 1 मानव 1 करेगा, 2 करेगा, इससे ज़्यादा तो करेगा नहीं। तो उसके जो अवशेष बचते थे, जो अधिशेष बचते थे, ये कम बचते थे, ठीक है? और प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता, ठीक है? उत्पादकता जो थी प्रति व्यक्ति कम थी। अब मैं 2 शब्द यहाँ पे समझाने वाला हूँ, एक तो उत्पादक, दूसरा उत्पादकता, ठीक है? 2 शब्द समझिए यहाँ पे। कौन-कौन सा शब्द है? उत्पाद और दूसरा उत्पादकता। दूसरा उत्पादकता। जो उत्पाद है इसको प्रोडक्ट कहेंगे। जो उत्पाद है इसको प्रोडक्ट कहेंगे और जो उत्पादकता है इसको प्रोडक्शन कहेंगे। जो उत्पादकता है इसको प्रोडक्शन कहेंगे। तो जो ये उत्पाद है और ये जो उत्पादकता है इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक अंतर क्या है? तो जो प्रोडक्ट है, ठीक है? प्रोडक्ट है, आपको ये पेन दिख रहा होगा, ठीक है? पेन दिख रहा होगा, मैं गॉगल्स लगाया, चश्मा लगाया, चश्मा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको माइक दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये सब क्या है? उत्पाद है। जैसे मैं बात करूँ पेन, ठीक है? पेन, चश्मा, माइक, ये सब क्या है? उत्पाद है। उत्पादकता का अर्थ क्या होता है? प्रोडक्शन का क्या होता है कि कितनी संख्या में ये बने। मान लीजिए एक दिन में 1000 पेन बनता है, ठीक है? इसकी प्रोडक्शन कितनी हो गई? 1000। एक दिन में 500 चश्मा बनता है, तो इसका प्रोडक्शन 500। एक दिन में 100 माइक बनता है, तो इसका प्रोडक्शन कितना हो गया? माइक 100 हो गया। यानी कि उस संबंधित वस्तुओं का उत्पादन कितना ज़्यादा हो रहा है, यही उसकी उत्पादकता है। पेन का उत्पादन कितना ज़्यादा हो रहा है, यही पेन की उत्पादकता है। अब हम समझते हैं उस संदर्भ में, ठीक है? जो आखेट था, शिकार था और भोजन संग्रह था, इस संदर्भ में समझते हैं। जो प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता होती थी, यानी कि कितने पशुओं को अगर कोई व्यक्ति शिकार कर सकता है या कितना भोजन संग्रह कर सकता है कोई एक व्यक्ति, बहुत ज्यादा नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है कि प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता। जो अति शीत और अति गर्म प्रदेश है, इसे क्षेत्र की व्याख्या होती है। न्यूनतम ज्ञान तकनीकी ज्ञान था, इसका मतलब इसका निगेटिव साइड है। भोजन अधिशेष नहीं रहता था, ये पॉजिटिव साइड कह सकते हैं। ये नेगेटिव साइड और प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता, तो ये भी एक नेगेटिव साइड है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम वैसे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वैसे प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं प्रदेश नहीं, क्षेत्र ही, जिसमें आज भी ये 2 घटनाएं हैं, आखेट या भोजन संग्रह, ये होता है। दुनिया के किसी न किसी भाग में ये होता है और ये किन-किन जगहों पे होता है, इसके बारे में अब बात करने वाले हैं हम लोग। ये कहाँ-कहाँ हो रहा है अभी? ये जो हो रहा है अभी, ये हो रहा है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में। मैं अभी बताता हूँ इसका क्या अर्थ होता है, और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में। जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, उसके बाद निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पार्ट है, ठीक है? उत्तरी हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी हिस्सा है, शायद नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया का जो आंतरिक क्षेत्र है, जो मैंने आसियान आपको पढ़ाया था, ठीक है? पॉलिटी में इसका जो है अ, आंतरिक प्रदेश है। तो इसको हम लोग अब मैप पर देखने वाले हैं, ठीक है? इसको हम लोग अब मैप पर देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ ग्लोब के माध्यम से, ठीक है? मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब है, ठीक है? ये जो है इसका 0 डिग्री इक्वेटर कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। उसके बाद यहां आ जाए जस्ट ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा जस्ट नीचे आ जाए, आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। मकर रेखा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आने के बाद क्या है? ये लाइन
ये लाइन क्या है? 66.5 डिग्री, ठीक है? और इसको बोलेंगे आर्कटिक रेखा, ठीक है? ये आर्कटिक रेखा। और यहाँ पे बात करें तो यह भी लगभग 66.5 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। ये हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहेंगे, ये वाला रीजन, उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे हम लोग? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। यहाँ की उष्ण का अर्थ हो गया जो गर्मी काफी ज्यादा होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? जो गर्मी होगा ये ज्यादा होगी। और इस वाले रीजन को, इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसका अर्थ है शीत और उष्ण, यानी कि गर्मी भी होगी और सर्दी भी होगी। और यहाँ पे इस वाले रीजन को बोलेंगे शीत कटिबंध, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे ठंड होगी, यहाँ पे ठंड होगी सबसे ज्यादा। सिमिलरली नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी शीतोष्ण कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा। और सिमिलरली नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा, शीत कटिबंध, ठीक है? तो इस रीजन की मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और ये जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सभी की सभी जितनी रेखा खींची गई है ये अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। चूंकि ये इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भी रेखाएं होंगी उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो भी रेखाएं होंगी उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। अब मैप पर आते हैं। जो आपने यहाँ पे देखा कि उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, ये जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं या जो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, अब आपको समझने में ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा आसानी होगी। अब हम लोग आपके जो बुक में जो दिया गया है उसी हिस्से पे चलते हैं, उसी मैप के माध्यम से बात करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो बुक में भी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है? अब जो है बुक में जो दिया गया है इस पे चलते हैं। देखिए, जो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र की मैं बात करूं, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र की मैं बात करूं, तो जो उत्तरी कनाडा है, उत्तरी कनाडा है, ये पार्ट हो गया उत्तरी कनाडा का, ठीक है? और उत्तरी यूरेशिया का ये जो आपको डार्क वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है? जस्ट वेट, मैं अलग अलग पेन से ही आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये उत्तरी कनाडा वाला क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, और ये उत्तरी यूरेशिया वाला क्षेत्र है। उसके बाद दक्षिणी चिली का क्षेत्र है, इस एरिया में कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें जो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, ठीक है? जो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, कौन-कौन से हैं? अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के जो क्षेत्र हैं। यहाँ पे आ गया जो अमेज़न बेसिन, ठीक है? ये जो है ये अमेज़न बेसिन का इलाका है। यह जो है ये कांगो बेसिन का इलाका है, ठीक है? अमेज़न नदी और उसके आस-पास जो बसे जो देश हैं उसका क्षेत्र, कांगो नदी और उसके आस-पास के बसे देश हैं उसका क्षेत्र। वहीं मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, ठीक है? और ये वाला क्षेत्र, यहाँ का जो आसियान जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो आंतरिक प्रदेश है, इस सभी में अभी भी पुराने परंपरा के अनुसार ऐसा कह सकते हैं, इस सभी क्षेत्र में अभी भी भोजन संग्रह का काम होता है, आखेट का काम होता है, शिकार का काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको। और अगर क्लियर करना है, ये आप देख सकते हैं। क्या है ये?
उष्ण कटिबंध का इलाका, ठीक है, उष्ण कटिबंध। और ये है उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर में इसलिए इसको उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा से दक्षिण में इसलिए इसको दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये हो गया दक्षिण शीत कटिबंध और ये हो गया उत्तरी उत्तर शीत कटिबंध। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से समझ में आ गई होंगी। तो समझ में आ गई होंगी तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। शेयर करने में नुकसान नहीं है, फायदा ही होता है। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। और कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। जैसा भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट प्रॉपर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो और मैं रिप्लाई भी करूंगा अगर मुझे कमेंट अच्छा लगा तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग देखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।